नमस्कार। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा पे चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। वहां लगभग 56 से 57% मत पड़े हैं और लोग चुनाव खत्म होने के बाद अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है, इनकी क्या राय है। पहले आप लोग को मेहमानों का परिचय करा दे। हमारे साथ है राम सकल जी, जो दैनिक भास्कर से हैं, अखिलेश तिवारी जी राष्ट्रीय सहारा से हैं, अवधेश जी जो नवभारत टाइम्स है। शुरुआत अनुदेश जी से करते हैं। ये बताइए कि काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, क्या लगता है कौन हावी हो रहा है चुनाव में? अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन कांटे की लड़ाई है सपा और भाजपा के बीच में। अब रिजल्ट तो 23 को पता चलेगा जब काउंटिंग होगी, लेकिन दोनों पक्ष में कड़ी लड़ाई हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप भी खूब लगाए हैं। अब इसका फायदा कितना मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब काउंटिंग होगी। अखिलेश जी ये बताइए कि दलित वोट सबसे ज्यादा है, लेकिन बसपा कहीं ना कहीं बैकफुट पे खेलती नजर आई, क्या कारण है इसका? देखिए, बसपा का ये कभी-कभी गढ़ रहा है, लेकिन इस समय बसपा का यहाँ ग्राफ काफ़ी नीचे चला गया है। और इस चुनाव में जैसे कि उनके प्रत्याशी अमित वर्मा लड़ रहे थे, लेकिन उनके जो पार्टी के मुखिया हैं मायावती है और भी जो उनके आकाश आनंद है, बड़े नेता जो है इस चुनाव में कहीं आए नहीं। तो कहीं न कहीं उसके कारण भी ये भी रहा कि उनका ग्राफ जो है इस कारण भी नीचे रहा। और दलित वोट में बिखराव की भी जो है वो संभावना जताई जा रही है कि जो दलित वोट है वो कुछ न कुछ जो है वो कुछ जो कि पुराने बसपाई जो है लड़ रहे थे सपा और भाजपा से, तो दोनों कहीं न कहीं सेंधमारी करने में कामयाब हुए हैं। अब एक सेंधमारी कितनी कौन ज़्यादा कर ले गया है, ये तो रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। और वो काफ़ी कुछ जो है चुनाव में जो है फ़र्क डालेगा कि सेंधमारी किसने ज़्यादा कर ली है दलित वोट पर। मतलब लड़ाई सीधे भाजपा और सपा की है। आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, लड़ाई सपा और भाजपा में ही है यहाँ जो है। और भारी जो है, अब मैंने बताया कि जैसे जो दलित वोट में सेंधमारी ज्यादा कर ले गया होगा वही वो जो है जीत जाएगा। राम सकल जी आपसे सीधा सवाल है कि जातीय समीकरण देखा जाए और लालजी वर्मा का स्टंट देखा जाए, चुनाव के दौरान जो होता रहा उसको खुद से देखा जाए, प्रशासन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, इसमें क्या लगता है आपको कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, जातिगत जो आंकड़े हैं और समाजवादी पार्टी पिछले कुछ चुनावों से जिस तरह वो मजबूती से अम्बेडकर नगर जिले में चुनाव लड़ रही, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, तो उनका पल्ला तो ऑलरेडी भारी है। जमीनी स्तर पर उनके जो कोर वोटर हैं, जिसमें विशेषकर मुस्लिम, यादव और कुर्मी मतदाता है, उनके साथ एक जाहिर रहे। मतदान रोकने को लेकर जो स्थिति बनी उसको भी वो लोग देखते रहे। उसको लेकर उसके रोकथाम के लिए वो लोग जो है वहाँ पर हर बूथ पर डटे रहे। और उसका असर ये हुआ कि जहाँ जिन इलाकों में रोकने का प्रयास किया गया वहाँ मतदान भी बढ़िया हुआ। और मुकाबला जो जातिगत है भाजपा के साथ जो क्या है, उनके जो कोर वोटर हैं, सवर्ण वोटर और प्लस धर्मराज निषाद जी जिस जात से आते हैं, उनके स्वजाति जो मतदाता हुआ और मोस्ट बैकवर्ड, अगर इनके पक्ष में लामबंद हुआ तो भाजपा भारी पड़ सकती है। पत्रकारों की राय जानी, उनका सीधे कहना है कि कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो सीधी लड़ाई है वो भाजपा और सपा के बीच में है। अलीगढ़ के विधानसभा कैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा कड़ी मेहनत की, जिसके बाद मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुछ जगह पर लोगों के द्वारा बहिष्कार का मन बनाया, लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ के बाद उनसे मतदान कराया गया। विधानसभा कैर के उपचुनाव की अगर बात कही जाए तो 5 प्रत्याशी मैदान में थे। चारूकैन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी थी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो सुरेंद्र दिलेर यहाँ से प्रत्याशी थे। आजाद समाज पार्टी की अगर बात कही जाए तो नितिन कुमार चोटेल यहाँ से प्रत्याशी थे। बसपा की अगर बात कही जाए तो डॉक्टर पहल यहाँ से प्रत्याशी थे। फिलहाल पत्रकारों से जानेंगे, ये वो पत्रकार है जिनके द्वारा तमाम चुनाव जो है कवरेज किए। आज भी चुनाव था, आज का माहौल कैसा रहा, कितना प्रतिशत मतदान रहा, साथ ही इस चुनाव में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पहले के चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में सबसे अलग रही। सबसे पहले जान लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है, पहले के चुनाव में और इस चुनाव में कितना अंतर है? नाम क्या? मृत्युंजय शर्मा नाम है मेरा। देखिए, पहले के जो आम चुनाव होते हैं या पहले आम चुनाव रहे हैं अब तक, तो एक तो उनमें वोट का मत प्रतिशत थोड़ा ज्यादा रहा है। अभी बाई इलेक्शन हुआ है तो जो भी वजह रही हो, लेकिन अभी चुनाव का मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा है इस बार। अभी चुनाव के आंकड़े और आने बाकी हैं वोट के। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रही कि बसपा प्रमुख भूमिका में या पार्टी का जो अपना जनाधार है उस भूमिका में दिखाई कहीं नहीं दी और कैंडिडेट केवल औपचारिकता करते नजर आए। मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा के कैंडिडेट और सपा कांग्रेस गठबंधन के कैंडिडेट के बीच ही दिखाई दे रहा है और दोनों के बीच में नजदीकी मुकाबला है और चुनाव पूरी तरह इन दोनों के बीच सिमट के रह गया। समाजवादी पार्टी की अगर बात कही जाए, अंदाजा लगाया जा रहा था प्रत्याशी जो SC वर्ग से हैं और उनके पति जो हैं जाट हैं, तो कहीं ना कहीं
अंदाजा लगाया जाता है जाट वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी को मिला, क्या ऐसा लग पाया? नहीं, ऐसा है, ऐसा बिल्कुल ठीक अंदाजा है लोगों का, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो दलित हैं और सपा का अपना जो वोट है, मुसलमान या यादव जो भी थोड़ा बहुत वोट है वो उन्हें मिलेगा, पार्टी का वोट मिलेगा। और उनके जो पति हैं वो चौधरी हैं और खैर जो है वो जाट बाहुल्य चौधरी बाहुल्य सीट है, तो इसका नेचुरली जो है स्वाभाविक रूप से उनको लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है तमाम आजाद समाज पार्टी की अगर बात कही जाए तो दलितों को इकट्ठा करने की बात कही जाए थी, चंद्रशेखर यहाँ आए थे, तो क्या आजाद समाज पार्टी के लिए कैंपिंग नहीं की? क्या इसका नुकसान जो भाजपा को हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि इन्हें अपना अंदाजा हो गया बसपा को और आजाद समाज पार्टी को, इसीलिए उनके शीर्ष नेतृत्व ने कोई रैली कोई बड़ी सभा यहाँ पे नहीं की है। दोनों पार्टी के कैंडिडेट केवल औपचारिकता की भूमिका में नजर आ रहे हैं। पहले की अपेक्षा आपकी बार मतदान कैसा था? पहले की अपेक्षा मतदान थोड़ा कम रहा है, इस बार सबसे कम है। और लोगों से जानेंगे आखिर क्या कुछ कहते हैं। तमाम आपने चुनाव कवरेज किए, तमाम सरकारें बदल गई आपके दौरान, आज का भी चुनाव था, कैसा रहा चुनाव और क्या कुछ देखने को मिला इस चुनाव में? देखिए, उपचुनाव हमेशा सामान्य चुनावों से बिल्कुल अलग होता है। यही कारण है कि इसमें मतदान का जो फीसद है वो पहले से कम होता आ रहा है। लेकिन इस बार खैर विधानसभा पर सबसे अच्छी जो अलग बात रही है, ये 3 और 4 प्रत्याशियों के बीच नहीं, सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का। इसमें कहीं भी बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी कहीं मार्केट में, फील्ड में, जनता के बीच कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि जानकारी ये भी मिली है कि उनके मुखिया भी इस चुनाव में कहीं प्रचार करते नहीं आए। तो इससे लग रहा है कि वो चुनाव लड़वा ही नहीं रहे। ये कैंडिडेट किस तरह से लड़ रहे थे इसके बारे में तो मतलब ये लोग जानते होंगे, लेकिन पूरी तरह से चुनाव इस बार जो देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये चुनाव मतदान लोगों के बीच देखा गया, उत्साह देखा गया। और समाजवादी पार्टी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रही इस बार कि जो प्रत्याशी उन्होंने खड़े किए थे, उनके ससुर जो है वहीं के मलखान सिंह है, इगलास से रहने वाले हैं जाट के, उनकी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जिन्हें नैनी जेल में भेज दिया गया है। तो इस चीज को लेकर जाट समाज में और थोड़ा सा आक्रोश उनके प्रति था, जिससे वो जो उनका अपना वोट परसेंटेज था वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है तमाम चुनाव देखे आपने, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में कैंपिंग में कितना बड़ा बदलाव है? क्योंकि कैंपिंग जो है मुख्य धारा हुआ करती है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव की तरह इस बार कैंपेनिंग की है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी भी चुनाव पर बिल्कुल पल पल की नजर लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन जो अन्य प्रत्याशी होते हैं, अन्य राजनीतिक दल होते हैं, उन्होंने कहीं कोई प्रचार नहीं किया। बाकी उपचुनाव तो देखो सामान्य चुनाव से हमेशा ठंडा होता हुआ देखा है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, सिर्फ एक विधायक का चुनाव है। मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें एक अलग सूरत होती है, अलग तस्वीर होती है, लेकिन ये चुनाव अन्य चुनाव की अपेक्षा बहुत डाउनफॉल में रहते हैं। सुरेंद्र दिलेर की अगर बात की जाए तो सुरेंद्र दिलेर को राजनीतिक परिवार का फायदा मिलेगा, क्योंकि सुरेंद्र दिलेर के पिताजी भी सांसद रहे, विधायक रहे, दादा भी सांसद विधायक रहे, तो क्या कहीं ना कहीं सभी वर्ग को उनके द्वारा लेकर चला गया, तो क्या इन सब चीजों का जो है सुरेंद्र दिलेर को फायदा मिलेगा? देखिए, उनके दादाजी कृष्णलाल दिलेर थे, वो पूर्व सांसद रहे। उसके बाद उनके बेटे राजवीर दिलेर, सुरेंद्र दिलेर के जो पिताजी थे, वो राजवीर दिलेर हाथरस से सांसद रहे। ये खैर से इलेक्शन लड़े हैं, तो आप ये देखिए क्षेत्र का कितना बड़ा अंतर है। उसके बाद भी इन्हें जन समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये बिल्कुल जमीन पे बैठने वाले लोग हैं। ये मैं जो कह रहा हूँ जमीन पे उस तरह से नहीं, बिल्कुल जमीन पर धरती पर बैठने वाले लोग हैं, इसलिए लोग इन्हें और ज्यादा पसंद करते हैं। लोग पसंद कर रहे हैं प्रत्याशियों को, तो क्या मानना है जिस तरह से चुनाव रहा और चुनाव में कहीं ना कहीं तमाम तब्दीली देखी गई पहले की अपेक्षा, तो क्या कुछ खास नजर आया? नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शहजी। इस बार चुनाव में जो देखने को मिला है वो कैंपेन, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों ने कैंपेन अच्छी की है। लेकिन वही जो और दल थे, जैसे बहुजन समाज पार्टी हुई, आजाद समाज पार्टी, वो कहीं भी इस चुनाव में लड़ती हुई नजर नहीं आई, जिसके चलते हुए जो सीधा फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। पिछले जब कैंपेन शुरू हुई थी तो लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इसमें कहीं ना कहीं टक्कर करेगी, लेकिन वो बिछड़ते जो आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वो नहीं कर पाई, तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बढ़िया उतारा कि पापा भी सांसद रहे, उनके पिताजी, फिर दादा भी सांसद रहे, चारों विधायक रहे, तो उसका ही बहुत बड़ा फायदा राजनीतिक दल से उनको मिलता हुआ नजर आया सुरेंद्र दिलेर को, जिसके चलते हुए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी बढ़त बनाए हुए है। अभी पोलिंग 3 बजे है, 39% 50% तक पोलिंग होगी, तो पोलिंग तो थोड़ी कम है, लेकिन उसका फायदा जो पोलिंग कम है उसकी वजह से भी कोई नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखने को मिल रहा। क्या लग रहा है जैसे 50% तक वोटिंग मतदान रहा 5 बजे तक, तो उस हिसाब से जो पहले की अपेक्षा ज्यादा रहा है या कम रहा है?
ये उपचुनाव है, आम चुनाव में प्रतिशत ज्यादा रहता है, उपचुनाव में कम रहता है कि उसके वजह से भी कम मान लीजिए, या उपचुनाव में रहता ही कम है, 50% बहुत है, जिसका सीधा आप देखने को मिलेगा। जनता कोई कुछ गाँव ऐसे भी थे जहां पर उसको चुनाव जो भविष्यकार भी किया गया, उसके चलते भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लीड बनाई हुई है और मुझे लगता है कि वो चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन फायदा किस प्रत्याशी को ज्यादा मिला? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी जो है वो किसी से छिपी नहीं थी। भाजपा को लेकर खैर विधानसभा सीट पर बहुत ज्यादा नाराजगी थी और जो वोटर्स हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखाया भी था कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है, प्रत्याशी का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उसके बाद कोई भी विरोध करने की वजह नहीं तलाश पाया। उसका फायदा बीजेपी को बहुत ज्यादा हुआ, प्रत्याशी को तो हुआ ही है सुरेंद्र दिलेर को, लेकिन भाजपा को उसका फायदा इस लिहाज से हो गया कि सीट वो जीतने की कगार पर हैं। अब अगर देखा जाए तो सुरेंद्र दिलेर की जो इमेज है ना, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बाई इलेक्शन में। उनके जो पिताजी हैं, मतलब पिताजी थे दिवंगत, उनके दादा बहुत मतलब अच्छा बड़ा पॉलिटिकल करियर रहा और ये तीसरी पीढ़ी है दिलेर परिवार की जो राजनीति में है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है हमारे उत्तर प्रदेश में खासतौर से कि अगर कोई विधायक बन जाए तो उसके रिलेटिव्स या भाई भतीजावाद वाली कहानी में हुड़दंग, दबंगई और ये सारी चीज देखने को मिलती हैं। सुरेंद्र के साथ ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने इस चीज का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया और कभी वो इस प्रकार से सुर्खियों में नहीं आए जो उनकी इमेज को या उनके पिताजी की राजनीतिक इमेज को डेंट मार रहा हो। तो खैर विधानसभा के लोगों में ये चीज भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का देखिए जो भी है, जितनी भी फाइट रहेगी वो उन्हीं से रहेगी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि और कोई पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी तो हैं, लेकिन इस सीट पर शायद उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने ही नहीं सोचा कि इम्पोर्टेंट है ज्यादा, तो वो यहाँ कैंपेन करने भी नहीं आए। और बहुजन समाज पार्टी में भी कोई खास जो है बड़ा चेहरा प्रचार करने नहीं आया। जिसको टिकट दी गई उसके बारे में लोग जानते भी नहीं है कि वो कौन है। रह जाती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी। तो चारू क्योंकि एक चुनाव लड़ चुकी हैं, प्लस उनके जो ससुर हैं वो जाट हैं और हालांकि वो जेल में बंद हैं, लेकिन एक पुराना नाम है राजनीति में, तो उनको लोग पहचानते हैं। तो वो उनकी बहू है, उसको लेकर जो बेनिफिट्स हो सकता है चारू के इनको उतना बेनिफिट मिल पाएगा। और जीतने की कगार पे वो इसलिए नहीं आ पाएंगी कि 2022 का चुनाव जब वो लड़ी 65,000 वोट आए, बसपा से लड़ी, दूसरे नंबर पर रही, लेकिन 2022 से लेकर 2024 तक इस बीच वो क्षेत्र से बिल्कुल गायब रही। तो अगर उनको आगे अपनी पॉलिटिकल करियर जारी रखना था खैर विधानसभा से, तो उनको क्षेत्र में निकलना था। तो नाराजगी लोगों की ये भी है कि वो क्षेत्र में नजर ही नहीं आई और अब चुनाव में सिर्फ टिकट लेकर, नामांकन से एक दिन पहले उनको टिकट मिली, वो सिर्फ नामांकन भरने आए और चुनाव में आके खड़ी हो गई और चीजें चल रही हैं। तो ये सारे सिनेरियोज हैं और सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन अलीगढ़ में जिस प्रकार से देखना चाहिए था उस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज नहीं जा पाया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाई इलेक्शन में कम ही पोलिंग होती है और बीजेपी प्रत्याशी को जीत पहले से मुबारक हो, यही कह सकते हैं। क्या कहेंगे, जैसे सुरेंद्र दिलेर प्रत्याशी हैं, अब तमाम परिवार से राजनीति का नाता रहा, लेकिन चुनाव कैंपिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरह के बयान वायरल होते हैं, वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा प्रत्याशी रहा विधानसभा खैर में जिसके ना कोई विवादित नारे या फिर ना कोई बयान उनकी तरफ से कोई वायरल हुआ। देखिए, ये पुरानी कहावत है कि संस्कार यदि दादा के अच्छे होते हैं तो नाती तक पहुंचते हैं। ये सारा सबसे अच्छा प्लस पॉइंट सुरेंद्र दिलेर के साथ रहा कि वो दादा की विरासत को, सियासत को, विरासत को, वो दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो कहीं विवादित नहीं है। यदि उनसे कोई बात नहीं, मैंने देखा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान कि यदि उनसे कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा तो उसके पास जाते हैं, बार-बार पूछ रहे थे कि भैया मुझसे कोई नाराजगी तो नहीं है, मुझसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक सबसे बड़ी चीज होती है जो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जगह बनाती है। इसलिए सुरेंद्र दिलेर को हर वर्ग के व्यक्ति ने पसंद किया। हाँ, मैं यहाँ एक चीज बता देना चाहता हूँ, खैर क्षेत्र में जो मुस्लिम वोटर हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कहीं ना कहीं सेंध लगाई है। 5 से 10% वोट, मुस्लिम वोट भी सुरेंद्र दिलेर के पक्ष में जाने की पूरी आशंका व्यक्त की जा रही है। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी हैं चारू बहन, उन्होंने कैंपिंग नहीं की या फिर उन्हें फायदा नहीं मिल पाया? तो जिस तरीके से उनके जो नया चेहरा था, पहली बार वो चुनाव में आई है यहाँ पर, तो जिस तरीके चुनाव चल रहा है और जैसे कैंपिंग की जा रही है, और पार्टी भी है, बीएसपी भी है और
आजाद समाज पार्टी है, तो उनके द्वारा जिस तरीके से जो दो पार्टी है चुनाव में नहीं दिखाई दे रही है, तो समाजवादी और बीजेपी के बीच का चुनाव रह गया। जिस तरीके से समाजवादी को उम्मीद लग रही थी कि ये चुनाव लड़ेंगे, कैंपिंग करेंगे और मेहनत की शुरू की जा रही थी, उसका बीच में चुनाव आते ही उनकी कैंपिंग खत्म हो गई। और जब सुरेंद्र दिलेर की बात कही जाए, सुरेंद्र दिलेर की छाप छवि है, दादा से लेकर पिताजी तक सुरेंद्र दिलेर का ही कब्जा वहां रहा है। और जिस तरीके से उन पर कैंपिंग की जा रही है, मेहनत की जा रही है, और जो इस टाइम चल रहा है, लोगों की चाह सुरेंद्र दिलेर को देखते हुए, छवि को देखते हुए उत्साह बढ़ रही है लोगों को। ये थे अलीगढ़ के तमाम पत्रकार जिनके द्वारा विधानसभा खैर में हुए चुनाव में 50% के लगभग वोटिंग होने के बाद भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर को लेकर बड़ी बात कही। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से कैंपिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के द्वारा जो कैंपिंग नहीं की गई, जिसके चलते वोट गिराव जो है वो समाजवादी पार्टी का कम नजर आया। बसपा की अगर बात कही जाए तो बसपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान से शुरू से ही गायब नजर आए। लेकिन आजाद समाज पार्टी की अगर बात कही जाए तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा कोई भी कैंपिंग नहीं की गई। तमाम जो आला लीडर हैं वो उनके विधानसभा खैर में नहीं पहुंचे। यही कारण है चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसकता हुआ नजर है। अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा बताया गया है। महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब चर्चा एग्जिट पोल की है। हालांकि कल जो कुछ भी उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई उसको लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं जो पूर्वांचल की सियासत को बड़े ही नजदीक से समझते हैं, दशकों से इनका अनुभव रहा है। अजय राय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, क्या इसके मायने निकाले जाएं और क्या इसका परिणाम पर असर पड़ेगा? कल क्या हुआ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो कुछ भी हुआ, आखिर चुनाव था। चुनाव में क्या आप जानना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कम देखने को मिलता है 10 सालों में, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा हो, इसके अलावा लोकसभा चुनाव रहा हो, मतदान वाले दिन सत्ता और विपक्ष आमने सामने कम रहते हैं और ग्राउंड पर भी हमें हकीकत देखने को मिला। नहीं, मतदान वाले दिन सत्ता विपक्ष तो आमने सामने रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्रशासन होता है। कल प्रशासन और विपक्ष आमने सामने थे, सत्ता तो कहीं थी ही नहीं। यूपी के, जहां तक यूपी के चुनाव की बात है, तो यूपी की इन 10 सीटों को लेकर के सत्ता पहले दिन से डरी हुई है। इसीलिए 9 सीटों पर तो चुनाव हो रहा है, 10वीं पे चुनाव नहीं हो रहा है। एक बेवजह का गंगा स्नान का बहाना बना करके 13 से 20 तक टाला गया चुनाव, जबकि 13 को कोई ऐसा स्नान नहीं था जिसके लिए इसको टाला जाए, लेकिन ये सब किया गया। अब जब चुनाव आयोग किसी एक पार्टी के हिसाब से काम करता हुआ नजर आएगा तो संदेह होना भी लाजमी है। दूसरा ये कि पुलिस वालों का मतदान केंद्रों पर हाइपर हो जाना भी यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चुनाव में ठीक ठाक तो नहीं था। बाकी राजीव कुमार पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही सवाल उठते रहे हैं। वो उन्होंने इतने सालों की स्थापित परंपरा में एक नया खेल शुरू किया है। 5-5 करोड़ वोट उनके बढ़ जाते हैं हर फेज में, 2-2 करोड़ वोट बढ़ जाते हैं। मतलब जब वोटिंग के बाद ईवीएम जमा होती है, अगले दिन तक एक वोट की गिनती आ जाती है। वो 7 दिन बाद बताते हैं कि 5 करोड़ वोट बढ़ गए। ये केवल किसी भी उदारवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल न्याय होना जरूरी नहीं है, न्याय होते हुए दिखाई देना भी जरूरी है। आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर पहले ही से था, जबकि ये उन्हीं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी को डर नहीं। अगर डर नहीं था तो कटेंगे बटेंगे का नारा देने के बाद चुनाव के बूथों पर मुस्लिमों को भगाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ कटेगा बटेगा चल गया है और आप एकजुट हो गए हैं, तो आपको भगाने की क्या जरूरत थी? क्यों पुलिस वाला चेक कर रहा था किसी को? पुलिस तो चेक करती नहीं है, चेक तो होगा अंदर, बाहर क्यों चेक हो रहा था? तो ये तो आप मान के चलिए 100% कि चुनाव आयोग इस देश का बेईमान हो चुका है और वह इस देश को गृह युद्ध की ओर ढकेल रहा है। चलिए अरुण मिश्रा जी, हम उनसे ये खतरा कहीं ज़्यादा बड़ा है इन छोटे छोटे चुनावों में हार जीत से।
अरुण मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। इन्होंने तो एक तरीके से चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाया है। अरुण जी, जो कुछ भी कल हुआ, हम पूरे 9 विधानसभा सीटों पर बात कर रहे हैं। तस्वीरें आई एक के बाद एक, अखिलेश यादव ने 2-3 ट्वीट भी किए। क्या लगता है आपको, क्या सत्ता पक्ष को हार का डर था या कुछ और वजह है? देखिए, सवाल ये है कि जब भी कोई सत्ता में रहेगा तो उस पर विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है, हमेशा ये होता रहा है। सत्ता पक्ष ये कहेगा, स्वाभाविक है, सरकार ये बात जरूर कहेगी कि भाई हम लैंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कोई न कोई कदम उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कल निर्वाचन अधिकारी से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से कुछ मांगे रखी, उसको तत्काल उन्होंने कार्रवाई किया कि पुलिस चेक नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को लेकर के। सही है, ये भी है। इसके पहले भी जब भी चुनाव रहे हैं, स्वाभाविक है कहीं न कहीं से पुलिस अपने तरीके से उसको जांच करती है, और यह कहने का पुलिस को इतना अधिकार जरूर रहता है कि हमें किसका जांच करना है, किसका नहीं करना है। हम यदि जा रहे हैं लेकर के, यदि पुलिस मेरा यदि जांच करती है तो पुलिस को अधिकार है कि हम कोई गलत अवैध असलहा तो लेके नहीं जा रहे हैं, या कोई मैं रुपया पैसा उस पर बांटने जा, रोक करके मुझे जाँच कर सकती है। ये पुलिस का क्षेत्राधिकार है। दूसरी बातें, पूरे चुनाव के दौरान देखेंगे तो लैंड ऑर्डर के मामले में सिर्फ 1-2 जगहों को छोड़ दे करके कहीं भी बहुत बवाल या विवाद की स्थिति नहीं बनी। ये पुलिस ने अपनी चौकस पूरी भूमिका निर्वाह किया। स्वाभाविक है, विपक्ष के लोग कहेंगे, सत्ता पर इसके पहले भी अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो हम तमाम सवाल खड़े हुए करते थे कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते थे। तो चुनाव में पक्ष विपक्ष का ये बात है, ये जनता कितना वोट दे पाई है, यह महत्वपूर्ण है। और जनता जिस तरह की पिछला भी लोकसभा चुनाव हुआ, इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ, वोट निकलना चाहिए। सारे प्रयास के बावजूद वोट उतना परसेंटेज 1-2% पिछले चुनाव के बजाय कम ही वोट पड़े हैं। ये दिक्कत है। ये कहीं ना कहीं से लोकतंत्र के प्रति जो एक लोगों की धारणा है वो कम होती जा रही है। लोग घर से निकल के वोट नहीं देने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों को एक ही तराजू पर तोल रहे हैं। यदि हम आप वोट देकर के नहीं निकलते हैं, यदि यही स्थिति लगी रही तो आने वाले दिनों में ये दिक्कत पैदा होगी। लोकतंत्र के लिए भी पैदा होगा, सत्ता या विपक्ष दोनों के लिए खराब होगा। डॉक्टर गिरीश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। मझवा सीट को लेकर हम बात करेंगे। क्या वहां पर जातीय फैक्टर या जैसा कि वोटिंग प्रतिशत कम होने की बात उन्होंने कही, या फिर कुछ राजनेताओं का नाराज हो जाना, उनके समर्थकों का नाराज हो जाना, ये कौन कौन से मुद्दे वहां प्रभावी लग सकते हैं? जिस तरह से मझवा की बात अगर कर रहे हैं आप, तो मझवा हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा जितनी 9 सीटों पर चुनाव हुआ, उपचुनाव, मझवा में सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि वोट पड़ा, 50% के आसपास वोट पड़ा। तो मझवा में वोटिंग परसेंट तो कम नहीं था। 4 लाख कुल वोटर हैं वहाँ पे, तो 2 लाख वोट पड़ा, लगभग 2 लाख के कुछ ज़्यादा ही पड़ा। अब कास्ट फैक्टर तो भाई इस समय चरम पे है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ट्वीट किया, पूरा लगे रहे पूरे दिन वोट फैक्टर बदलने के उसमें, कि किसी तरह से हमको लगा कि कल ओवैसी और अखिलेश में कहीं से अंतर नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा कि ओवैसी सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों की बात करता है और अखिलेश जी भी बुर्का की ही बात कर रहे थे कि पुलिस बुर्का नहीं उठा सकती। आप सबकी बात किए होते, सारे वोटरों की बात किए होते कि घूंघट भी नहीं उठा सकती, लेकिन उनको तो सिर्फ एक वर्ग को तराशना है, एक वर्ग को टारगेट करना है, एक वर्ग को करना है। तो ये फैक्टर मझवा में तो नहीं चला है, लेकिन कास्ट फैक्टर तो यहाँ चला ही है। कास्ट फैक्टर तो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो कास्ट फैक्टर का आंकड़ा देखेंगे आप, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी की तरफ प्लस दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि कटेंगे बटेंगे, राष्ट्रवाद या तमाम जो बातें हैं, विकास, कुल मिला करके वो झुकाव मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अब जब चुनाव ये शुरू हुआ तो कहा जाने लगा 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा का सेमीफाइनल है, बटोगे तो कटोगे। खूब ये नारा चर्चा में रहा। चुनावी दौर में नारा अक्सर गूंजता है हमारे देश में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में। आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ मुद्दे कौन कौन से प्रभावी रहेंगे? मैं मझवा विधानसभा, देखिए इस समय जो पूरे हिंदुस्तान का माहौल है, उस आधार पे बटोगे तो कटोगे। याद दिला रहा है हम लोग को जब आज़ादी मिली थी तब की, और वो जो ट्रेन में भर भर के लाशें आती थी काट काट करके, तो ये प्रभाव डाल रहा है। और एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री जी का ये भी नारा, एक है तो सेफ है, ये इस चुनाव में वो दिखाई दे रहा है। चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, हर जगह वो दिखाई दे रहा है। जहाँ तक रही बात
अभी वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने कहा कि इस तरह के जो है उत्पीड़न होते थे, तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि महिलाओं के बुर्के उठाए जा रहे हैं। तो महिलाओं का बुर्का नहीं उठाया जाएगा तो पहचान पत्र से मिलान कैसे किया जाएगा? ये तो चुनाव आयोग के गाइडलाइन में है कि हर व्यक्ति का चेहरा देख करके ही उसको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं भी न शासन न प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं, चुनाव निष्पक्ष रूप से हुआ है और अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो चलिए, मझवा के विधानसभा सीटों पर अभी तक कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इन वरिष्ठ पत्रकारों से जान लेते हैं कि पलड़ा किसका भारी है। अंतिम कमेंट हमारा रहेगा। अरविंद जी, आपको क्या लगता है मझवा विधानसभा सीट पर किसका पड़ रहा भारी? देखिए, अंतिम बाजी सपा ने खेला है, पीडीए, और हमको नहीं लग रहा है कि पीडीए वहाँ चलेगा, क्योंकि बसपा ने भी अपना जो है प्रत्याशी, सशक्त प्रत्याशी उतारे हैं, जिससे कि त्रिकोणात्मक चुनाव होने की संभावना आ रही है, जिसमें भाजपा भी दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है सर, वहाँ भाजपा, बसपा और सपा में कौन बाजी मार सकता है? देखिए, ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहाँ अन्य सवर्ण भी बहुत कम नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है। तो दीपू तिवारी जो बसपा से खड़े हैं, एक ये ओटकटवा के रूप में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो झुकाव है वो मुझे लगता है कि भाजपा की तरफ है, ये मझवा सीट का। अरुण जी, आपको क्या लगता है कौन वहाँ पर भारी पड़ रहा है मझवा में? देखिए, कांटे की लड़ाई है, लेकिन अभी तक का जो वोट का जो रुझान रहा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा बहुत। अंतिम कमेंट आपसे रहेगा सर, क्या लगता है मझवा की जनता क्या सोच रही है? देखिए, बहुत सीधी लड़ाई तो मझवा की नहीं है, और मझवा में कटेगा बटेगा का फैक्टर इसलिए नहीं था, या चुनाव आयोग या पुलिस का तांडव इसलिए भी नहीं था कि यहाँ मुस्लिम कहीं भी घनीभूत तरीके से नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि वहाँ आप सत्ता के आपसी षड्यंत्र के खेल बहुत हैं। जैसे निषाद पार्टी के संजय निषाद वहाँ टिकट मांग रहे थे, निषाद बहुल इलाका है। अब संजय निषाद इस सीट को अपनी बताने के लिए क्या इस चुनाव में जीतने देंगे योगी जी को? नंबर एक। नंबर दो, योगी जी से कुर्सी हड़पने की तैयारी में बैठे केशव मौर्य जी क्या सुचिस्मिता मौर्य को जीतने देंगे? क्योंकि लगाया तो इसलिए गया था कि मौर्य जिताइए, लेकिन वो मौर्य क्यों जिताएंगे? वो जानते हैं कि मौर्य के हारने से फायदे हैं। तो क्या होगा अगर ये सब सारे फैक्टर चले होंगे और कांग्रेस ने जो टिकट की दावेदार थी वहाँ, उसने अपने आप को विड्रा कर लिया ये कहते हुए कि यहाँ सपा लड़े, हम उसको साथ देंगे ताकि हमारी मजबूती दिखाई दे। तो एक ही चीज़ दो पार्टियों में दो तरीके से काम कर सकती है, और अगर ये इसने किया होगा काम तो वो वैसे भी बिंद बहुल इलाका है। तो यानी किसकी तरफ पड़ रहा? तो आपको क्या लगता है? ठीक है, हम आपसे हमने तो आपको सीधी एनालिसिस दे दी कि क्या लगता है। ठीक है, तो ऐसे में नतीजों पर नजर रहेगी। 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों में आने वाले परिणाम में देखना होगा कि इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाती हैं।